अब हाइड्राइड्स किसे कहते हैं? द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज या फिर आर नोन एज हाइड्राइड्स। ठीक है, हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स को हाइड्राइड कहते हैं। तो पहली बात तो कंपाउंड्स किसे कहते हैं? जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। एलिमेंट्स आर एडेड टू फॉर्म अ कंपाउंड। अब कंपाउंड में बाइनरी कंपाउंड कौन से होते हैं? तो बाइनरी का क्या मतलब होता है? बाइनरी का मतलब होता है 2। बाइनरी का मतलब 2 होता है ना, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम आपने पढ़ा हुआ कंप्यूटर में होता है कि बाइनरी नंबर 0 और 1। ठीक है, तो बाइनरी मतलब होता है सिर्फ 2। बाई, जैसे बाई साइकिल, तो बाई का मतलब 2 ही होता है। इस तरह जो स्टार्स होते हैं कुछ आसमाने, बाइनरी स्टार्स। बाइनरी स्टार जो 2 तारे एक साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ घूम रहे होते हैं। बिटल जो उसने सीरियस है, सीरियस बी, तो वो आपके बाइनरी स्टार्स हैं। तो बाइनरी मतलब 2। तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन के वो कंपाउंड जिनके अंदर 2 एलिमेंट्स मौजूद हों। ठीक है, तो हाइड्रोजन के वो कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट हों तो उनको हम लोग कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स। ठीक है, तो बाइनरी कंपाउंड्स हाइड्रोजन के वो कहलाते हैं हाइड्राइड्स, कि हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कोई एक बस अलग एक एलिमेंट हो। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्राइड्स। अब मिसाल के तौर पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर NaH की, अगर मैं बात करूँ NaH के सोडियम हाइड्राइड के, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये कंपाउंड है, इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, एक और उसमें से एक लाजमी हाइड्रोजन है, तो दैट इज कॉल्ड एन हाइड्राइड। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे जैसे कि H2O वाटर, तो वाटर भी एक हाइड्राइड है। क्यों? क्योंकि वाटर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2 ही एलिमेंट है, उसमें से एक लाजमी हाइड्रोजन है। तो बाइनरी तमाम के तमाम बाइनरी कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन लाजमी मौजूद होता है उन्हीं को हम लोग कहते हैं हाइड्राइड्स। अब ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन। अब हाइड्राइड्स के हमारे पास टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे आयनिक हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, मेटेलिक हाइड्राइड, पॉलीमेरिक हाइड्राइड और बॉर्डरलाइन हाइड्राइड। अब इन सब की अलग अलग डिस्क्रिप्शन है। पेपर में कंप्लीट नहीं आता हाइड्राइड्स के बारे में लिखने के लिए, कोई एक हाइड्राइड के बारे में आता है, या तो आयनिक हाइड्राइड आता है, या तो कोवलेंट हाइड्राइड आता है, तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड आता है, इस तरह से आता है। और सबके अपने अपने क्वेश्चन बन रहे होते हैं। तो इन सब की प्रिपरेशन कैसे बनते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सब के बारे में फिर जो है वो क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये पूरा एक डिटेल टॉपिक हमारे पास होता है। अब ये नाम इसका क्यों है, इसकी वजह भी बताऊंगा कि इसमें आयनिक बॉन्ड होता है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है और बाकी चीज़ें इस तरह से। तो समझा गया? ठीक है, तो हाइड्राइड्स में हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स हैं। इसमें से फर्स्ट हम डिस्कस करें आयनिक हाइड्राइड को। ठीक है, तो आयनिक हाइड्राइड पे पूरा एक अलग डिटेल्ड क्वेश्चन होता है। अगर पेपर में आएगा तो सिर्फ आयनिक हाइड्राइड आएगा, मतलब कोवलेंट का एक अलग सवाल बनेगा अगर बनना होगा तो। ठीक है, ये नहीं कि पूरे हाइड्राइड को एक साथ बताना पड़ेगा, वरना फिर वो आपके 7 to 8 पेजेस लग जाएंगे आपके, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। तो सिर्फ आयनिक हाइड्राइड पे पहले हम डिस्कस करते हैं। तो आयनिक हाइड्राइड को आयनिक हाइड्राइड इस वजह से कहते हैं बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आयनिक बॉन्डिंग होती है, तो आयनिक बॉन्डिंग की वजह से इसको हम आयनिक हाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, सलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। सलाइन हाइड्राइड इसलिए कहते हैं चूँकि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये, और आयनिक कंपाउंड की नेचर आप जानते हैं सॉल्ट लाइक, सॉल्ट जैसे नमक जैसे क्रिस्टलाइन होते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सलाइन हाइड्राइड। और ट्रू हाइड्राइड किसी को कहते हैं। ट्रू हाइड्राइड किस लिए कहते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो अपनी -1 वैलेंसी में होता है। याद रखो बच्चों कि जब भी IDE आता है ना नाम में, किसी भी हमने पढ़ा है बेसिक केमिस्ट्री में कि जब भी IDE आता है ना किसी भी एलिमेंट के लास्ट में, तो इसका मतलब वो ये शो कर रहा है कि उसकी वैलेंसी -1 है। जैसे क्लोराइड है तो -1, ब्रोमाइड है तो -1। ठीक है, मतलब माइनस वैलेंसी उसकी है। और आयनिक हाइड्राइड्स के अंदर जो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है वो माइनस में होती है, नेगेटिव में होती है। दैट्स वाई इसको हम ट्रू हाइड्राइड्स भी कहते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर प्लस में भी आती है तो वो ट्रू नहीं बल्कि फॉल्स या नॉन ट्रू हाइड्राइड हो जाएगा फिर वो, जैसे कोवलेंट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तीनों नाम क्या वजह है, तस्मिया मैंने बता दी कि रीज़न ऑफ नेमिंग के तीनों नाम की क्या वजह है इसके। ठीक है, ज़्यादातर पेपर में आयनिक हाइड्राइड के नाम से ही आता है ये। ठीक है, प्रिपरेशन बनता कैसे आयनिक हाइड्राइड, हाइड्रोजन तो होगा लास्ट में, हाइड्रोजन किससे रिएक्शन करेगा, तो उसमें याद रखना है कि हाइड्रोजन जब भी हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा S ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, जब भी S ब्लॉक एलिमेंट से रिएक्शन करेगा तो सूरत में वो आयनिक हाइड्राइड की फॉर्मेशन करेगा। सिंपल। ठीक है, और S ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आप जानते हैं ग्रुप 1A और 2A ग्रुप के एलिमेंट्स है। तो लेट्स से हाइड्रोजन जब भी जो है वो रिएक्शन करेगा ग्रुप 1A के एलिमेंट्स के साथ तो सूरत में आयनिक हाइड्राइड बनाएगा। ठीक है,
या फिर अगर वो रिएक्शन कर ले ग्रुप 1A के अलावा अल्कली मेटल्स के अलावा 2A के साथ कर ले, जैसे हाइड्रोजन प्लस एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A के साथ रिएक्शन कर ले, तब भी वो क्या करेगा, आयनिक हाइड्राइड बनाएगा। तो ऊपर जो मैंने बात लिखी है ब्लैक कलर से, उसी को मैंने ब्लू से एक्सप्लेन कर दिया कि 1A 2A। लेकिन यहाँ पे इसमें क्या याद रखनी है कि 2A ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ आयनिक हाइड्राइड नहीं बनता है। 2A ग्रुप के 2 एलिमेंट ऐसे हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम। इनके अलावा एक्सेप्ट, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, इनके अलावा वजह क्या है कि ये अलग तरह के हाइड्राइड्स बनाते हैं, पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं, जो 5th हाइड्राइड के टाइप हमारे पास है ना। और क्यों बनाते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड? बिकॉज दे आर वेरी मच स्मॉलर इन साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। और स्मॉलर साइज़ जिस एटम का होता है तो वो क्या करते हैं, वो बजाय इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करने के, इलेक्ट्रॉन देने के, वो शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो बेरिलियम मैग्नीशियम, दैट्स वाई कि ये आयनिक के बजाय जो है वो फिर पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। 1A के सारे करते हैं, 2A के नीचे। बच्चे बोलते सर बेरिलियम करे तो लिथियम क्यों नहीं कर रहा? इसी फैमिली का है ना भाई, लिथियम को भी करना चाहिए। तो लिथियम भी छोटा ही है, बेरिलियम के पास 2 शेल है, लिथियम के पास भी 2 शेल है, सोडियम के पास भी 2 शेल है, मैग्नीशियम के पास भी 2 शेल है। लेकिन साइज़ में बेरिलियम मैग्नीशियम छोटे हैं। वो वजह हम जानते हैं, उसके पीछे ग्रुप ट्रेंड्स हमने एटॉमिक रेडियस फर्स्ट टाइम में पढ़ा था कि लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट से राइट छोटे साइज़ कम हो रहा होता है ना, टॉप से बॉटम बढ़ रहा होता है, लेफ्ट से राइट कम हो रहा होता है, क्योंकि राइट साइड पे इसकी वजह से ज़्यादा छोटे हैं ये। दैट्स वाई सोडियम और लिथियम तो आयनिक बॉन्डिंग करता है, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं करता, ठीक है। तो एक्सेप्ट ये लाजमी इसको याद रखना है। अच्छा, चूँकि 1A ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं, आप सब जानते हैं कि 1A ग्रुप के मेटल्स को हम कौन से मेटल्स कहते हैं? दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। और 2A ग्रुप के मेटल्स क्या कहलाते हैं? दे कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो अब इनसे जो आयनिक हाइड्राइड बनेंगे 1A ग्रुप से, तो आयनिक हाइड्राइड तो बनेगा, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं अल्कली मेटल हाइड्राइड। उनको हम अल्कली मेटल हाइड्राइड का नाम दे सकते हैं। इस तरह इनको हम क्या कह सकते हैं, 2A ग्रुप वाले को अल्कलीन अर्थ मेटल हाइड्राइड, ठीक है। तो ये इनके और मज़ीद नाम बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जनरल फार्मूला भी यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आयनिक हाइड्राइड्स का, तो जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर? तो दो होंगे, ठीक है। एक होगा MH और एक होगा MH2। ये अल्कली मेटल हाइड्राइड्स के लिए ऐसे ही होगा ना भाई, वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगी। तो अल्कली मेटल हाइड्राइड्स के लिए कि जब 1A ग्रुप से हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन एक लॉस कर देगा, हाइड्रोजन गेन कर लेगा, तभी उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ये अल्कली मेटल हाइड्राइड्स के लिए MH हो गया। और MH2 कब होगा? आप जानते हैं कि जब यहाँ पर अल्कीन अर्थ मेटल हाइड्राइड होगा। अब क्यों? चूँकि आप जानते हैं कि 2A ग्रुप के एलिमेंट्स के ऊपर +2 वैलेंसी होती है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सब पर, ठीक है। तो ये वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगी तो MH2 हो जाएगा, ये अल्कीन अर्थ मेटल। ये जनरल फार्मूला है कि इसके हिसाब से आप बस M में क्या है, M से मराद कोई मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम छोड़कर बाकी सारे हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह इक्वेशन अगर हम सब बताएं, 2 इक्वेशन कर लेते हैं, अल्कली मेटल अल्कीन अर्थ मेटल, कि सोडियम ले लें 1A ग्रुप के एलिमेंट और हाइड्रोजन से रिएक्शन कर दें H2 से, सिंपल। तो क्या बन जाएगा? NaH बन जाएगा, सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लगा लेंगे। अब 2A ग्रुप के एक हाइड्राइड बनाते हैं। अच्छा, इसको नाम हम क्या कह देंगे? इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? सोडियम हाइड्राइड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम बना लेते हैं 2A ग्रुप के एलिमेंट के लिहाज से, जैसे कि बेरिलियम मैग्नीशियम छोड़ कर, लेकिन उसके नीचे आ जाओ, कैल्शियम से बना लेते हैं Ca+H2। ये क्या बन जाएगा? CH2 डायरेक्ट, क्योंकि +2 वैलेंसी नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्यों नहीं आया? चूँकि Na+1 था तो वो नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पर MH और ये MH2 के जनरल फॉर्मूले में आ गया, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्राइड। सेकेंड रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। अच्छा, आयनिक कहते हैं किसे, क्यों कहते हैं, इसके ऊपर मैंने बता दिया कि यस, आयनिक के दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, इसकी वजह से हम इनको आयनिक हाइड्राइड कहते हैं, दैट इज सिंपल। और किस तरह से कहते हैं कि मेटल्स जो है वो या S ब्लॉक के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और हाइड्रोजन गेन कर लेता है, तभी उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। और नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पे आता है, ठीक है। वैलेंसी जो हाइड्रोजन की होती है, चार्ज जो हाइड्रोजन पर होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है उसके अंदर, तभी तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू हाइड्राइड्स कहते हैं, ठीक है। वजह ये है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तो यार बहुत आसान, चूँकि सॉल्ट लाइक कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो सॉल्ट के जो प्रॉपर्टी होती है उसमें ठोक दो, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं? दे आर सॉलिड, और कौन से सॉलिड? यस, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। और बोलो,
दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, They are very high melting point. दे हैव, ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और बोलो सॉल्युबल इन वाटर, और भी हो सकता है कुछ, बस काफ़ी है, ठीक है। तो ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब जो सॉल्ट की है ना तो सारी इसमें डाल दी उठा के, जो सॉल्ट जैसा ही होता है पूरा ये, ठीक है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जब आते हैं तो 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हम देखते हैं, ठीक है। और वो क्या कि जब भी अल्कली मतलब आयनिक हाइड्राइड्स जितने भी आयनिक हाइड्राइड्स हैं, आयनिक हाइड्राइड्स का जब भी रिएक्शन कराएंगे वाटर से करा दो, चाहे किसी एसिड से करा दो, चाहे किसी अल्कोहल से करा दो, तीनों सूरतों में वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये तो इक्वेशन नहीं लिखी मैंने, अब मैं केमिकल इक्वेशन इसको शो करता हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है। आयनिक हाइड्राइड ले लिया कोई भी, जैसे कि NaH ले लिया, सिंपल सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। इसका रिएक्शन वाटर से करा दिया, वाटर है तो इसको HOH में ब्रेक कर लेंगे, HOH में ब्रेक कर लेते हैं ना, जब भी हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, जब भी हम इक्वेशन बना रहे होते हैं तो वाटर को H+ और OH- में ब्रेक कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो Na+, H-, H+, OH-, वैलेंसी इंटरचेंज, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, तो क्या बना, NaOH बन गया और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई, ठीक है। इस तरह से अगर हम यही काम, सेम काम कैल्शियम हाइड्राइड के लिए भी कर सकते थे, ठीक है। जैसे CH2 कैल्शियम हाइड्राइड प्लस HOH वाटर, तो क्या बनेगा इस बार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, स्लैक लाइन मतलब प्लस, फिर से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बैलेंस नहीं है इक्वेशन ये, तो वी हैव टू बैलेंस इट। तो किस तरह बैलेंस करेंगे यहाँ पर, तो ऑक्सीजन, तो यहाँ पर इसको सिंपल वे पर लिख देते हैं ताकि बैलेंसिंग में आसानी हो जाए, अब आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन 4 है, आई थिंक बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो 2 लगा देंगे यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर 6 हो गया, तो यहाँ 2 लगा देंगे ना, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 2 6, ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया आपके पास वाटर के साथ रिएक्शन कराया। अब मैं आपको शो करता हूँ एसिड के साथ रिएक्शन करा देता हूँ। NaH है, उसके रिएक्शन सिंपल एसिड सबसे कौन सा है, HCl से करा दे, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो क्या बना, NaCl बना प्लस हाइड्रोजन गैस फिर लिबरेट हो गई, ठीक है। मतलब आप अपनी तरफ से चेंज भी कर सकते हैं इसको, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी वाले इक्वेशन को आप लिखें, ठीक है। आप एसिड चेंज कर सकते हो, आप हाइड्राइड चेंज कर सकते हो आयनिक में, आप लिथियम हाइड्राइड ले लो, आप पोटेशियम हाइड्राइड ले लो, आप कैल्शियम हाइड्राइड ले लो, तो मैं सारे नहीं कर रहा, वो आप खुद समझो, ठीक है। उसके बाद आप एक अल्कोहल से करा देते हैं, ठीक है। NaH ले लिया, सोडियम हाइड्राइड, अल्कोहल। अब अल्कोहल क्या होता है इसके बारे में हम चैप्टर 9 में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा टॉपिक है अल्कोहल का, ठीक है। तो अल्कोहल्स में ये होता है कि अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है, इथाइल अल्कोहल तो जानते हैं ना हम लोग, सिंपल, हाँ अभी ज़्यादा नहीं, बस ये सिंपल ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसी को इथाइल अल्कोहल कहते हैं। तो C2H5OH ले लिया। अच्छा, अल्कोहल में याद रखिए कि आपको देखने में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अल्कोहल बेसिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा क्योंकि उसमें OH आ रहा है, लेकिन अल्कोहल बेसिक नहीं होता, अल्कोहल एसिडिक होता है। अल्कोहल का नेचर एसिडिक होता है, अल्कोहल बेसिक नेचर का नहीं होता है, ठीक है। तो एसिडिक नेचर है तो वजह OH नेगेटिव लॉस करने की अपना H+ लॉस करता है, ठीक है। अब क्यों होता है, वजह क्या होती है, इसको हम जो है आगे फर्दर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं बता रहा। तो यहाँ पर अल्कोहल चूँकि, अच्छा ये तो प्लस माइनस हो गया ना, अब यहाँ पर किस तरह ब्रेक करोगे, H+ एसिडिक नेचर को H+ अलग कर दिया और C2H5O- अलग कर दिया। अब यहाँ से इंटरचेंज हो गई, वैलेंसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, तो क्या बना इस बार, यस C2H5ONa, ऐसे करके लिख देते हैं इसको, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया अगेन, H और H, ठीक है। अभी जो कंपाउंड बना C2H-ONa, इसको हम कहते हैं सोडियम, Na तो सोडियम हो गया, और C2H5O, ये तो इसको हम लोग कहते हैं ईथॉक्साइड, दिस इज कॉल्ड सोडियम ईथॉक्साइड, ये कंपाउंड बना, ठीक है। तो C2H5O ईथॉक्साइड कहलाता है, मतलब इथाइल ऑक्साइड को शॉर्ट में करें ईथॉक्साइड, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ कि जब भी आप किसी आयनिक हाइड्राइड्स का रिएक्शन कराते हैं तो फिर वाटर के साथ, चाहे एसिड के साथ, चाहे अल्कोहल के साथ, तो हमेशा वो आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। बात समझ में आ गई, सारी बातें समझ में आई, कोई क्वेश्चन इसमें, ओके ना। कोवेलेंट हाइड्राइड, सबसे पहले तो ये समझें कि वाई इट इज़ कॉल्ड कोवेलेंट, ये सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्राइड है। कोवेलेंट इसलिए किस कहते हैं कि बिकॉज इट कंटेन्स कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो बिकॉज इट कंटेन्स कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से इसको हम लोग कहते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड। अब बनता कैसे है ये, एस ब्लॉक एलिमेंट से तो बन जाता है आयनिक हाइड्राइड, जब एस ब्लॉक एलिमेंट से हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, और अगर हाइड्रोजन रिएक्शन करे एस ब्लॉक एलिमेंट के बजाय पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ,
तो उस सूरत में वो बनाता है आपके पास कौन सा हाइड्राइड? कोवेलेंट हाइड्राइड। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आज यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, जैसे कि इसमें आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर तो आपके पास जो है वो सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन यहाँ पर लिखना है आपको एक्सेप्ट ग्रुप 8A। 8A ग्रुप भी पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आता है, लेकिन 8A ग्रुप वाले नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो तो वैसे ही लेस रिएक्टिव होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से वो रिएक्शन नहीं करते। वरना बाकी उसके अलावा ग्रुप 3 है, 4 है, 5 है, मतलब ग्रुप जो है वो उस तरह से कह लोगे 3A से लेकर 7A ग्रुप के एलिमेंट्स जब भी हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो उस सूरत में वो आपके सामने कोवेलेंट हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। वैलेंसी क्या होती है यहाँ पर हाइड्रोजन की? यहाँ पर वैलेंसी हाइड्रोजन की 2 वैलेंसी होती है। इसकी वैलेंसी यहाँ पर -1 भी होती है और +1 भी हो सकती है। कंपाउंड्स के अंदर अलग अलग वैलेंसीज आ रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है कि हम इस वैलेंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताएं ना, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं इक्वेशन में बता दूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की लिहाज से बात कर ली जाए तो भाई जो प्रॉपर्टी कोवेलेंट कंपाउंड की होती है वही प्रॉपर्टी इनकी होगी, मतलब आयनिक का उल्टा होगा। तो क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी इनकी? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे और इनसॉल्युबल इन वाटर होंगे, यस। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और स्टेट क्या होगी? वो सॉलिड कहाँ से हो जाएंगे? दे आर मोस्टली लिक्विड्स एंड गैसेस। ज़्यादातर लिक्विड या गैस होंगे। कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड कब होता है? ज़्यादातर लिक्विड्स और गैसेस होते हैं, ठीक है। तो ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टी सिंपल। कोवेलेंट कंपाउंड को जहन में रखो, पानी या फिर हवा, और उसको देखते हुए लिख लो ये सारी बातें, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन की जब बात करें तो इक्वेशन में थोड़ा डिटेल है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी सारे ग्रुप्स आ गए तो बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स बन सकती हैं। जैसे 3A ग्रुप से स्टार्ट करें। अगर हम बात करें 3A ग्रुप के एलिमेंट्स की तो 3A से बोरॉन के साथ हाइड्राइड बनाते हैं तो B+H2। अभी क्या बन रहा है? अभी नहीं बना रहे, छोड़ दो, ठीक है। उसके बोरॉन के नीचे क्या होता है? एल्यूमिनियम प्लस H2। ये मैंने आपको बोरॉन और एल्यूमिनियम से बना दिया, ठीक है। उसके बाद 4A ग्रुप पे आ जाते हैं कार्बन फैमिली में, तो उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन करा देते हैं, सिलिकॉन छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 5A ग्रुप में। 5A ग्रुप के अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। तो नाइट्रोजन से भी करा देते हैं, N2 कर देंगे इस बार, चूँकि नाइट्रोजन डायटोमिक स्टेट में रहेगा बिकॉज गैस है, ठीक है। सिर्फ N नहीं लिखेंगे, और फॉस्फोरस को सिर्फ P लिखेंगे चूँकि सॉलिड है। 300 होगा। हाँ, नहीं वो शुरू के रिएक्शन इससे करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 6A की बात करते हैं तो चैल्कोजेंस मतलब 6A ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली, शुरू के एलिमेंट्स तो ऑक्सीजन से करा लेते हैं पहले, सल्मा से उसके बाद कराते हैं, ठीक है। तो S+O2, अरे O2 कहाँ से होगी? हाँ सही, S+H2, H2+S, इस तरह से। अच्छा 7A से फिर कर लेते हैं हेलोजेंस, ठीक है। तो फ्लोरीन और इस तरह से सबसे हो सकता है। तो H2+F2 हो गया ये, H2+Cl2 हो गया ये, H2+I2 हो गया, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। उसको मसला नहीं है, एक भी दिख रहा है तो बाकी सारे वैसे ही होंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको सिर्फ रिएक्टेंट्स लिख लिया। अब मैं आता हूँ उसके प्रोडक्ट की जानिब, ठीक है, कि प्रोडक्ट में क्या फॉर्मेशन होगी। तो B+H2 BH बनेगा, वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगी। अब आप जानते हो कि 3A ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है? +3 होती है। तो +3 बोरोन के ऊपर +3 आएगा, नीचे जाएगा तो BH3 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा? ALH3। बैलेंसिंग नहीं है तो बैलेंसिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर आप 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 3 लगा देंगे, ठीक है। ओके, दैट इज बैलेंसिंग आती है ना सबको करनी, हाउ टू बैलेंस। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ C+H2। अब क्या बैलेंसिंग क्या होती है? 4A ग्रुप की +-4 होती है, ये हो जाएगा CH4 हो जाएगा ये, ठीक है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक है। 5A ग्रुप की बैलेंसी -3 होती है, ठीक है। तो ये NH हो गया और 3 आ जाएगा नीचे हाइड्रोजन के, ठीक है। और P उसमें भी क्या हो जाएगा? PH3 हो जाएगा ये। ओके, नाउ वी हैव टू बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। सेम, अच्छा यहाँ पर इधर पर जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर पर 3 आ जाएगा, इधर पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। H2+O2 क्या हो जाएगा? ये तो बहुत सिंपल है, H2O वाटर, ठीक है। बैलेंसिंग करनी है, शॉर्टकट बैलेंस कर लेते हैं हाफ, ठीक है, बैलेंस्ड। अच्छा H2+S क्या हो जाएगा? ये
H और S हुआ ना, -2 वैलेंसी नीचे आ जाएगी, H2S। वैलेंसी बताना है था, सेट कर रहे होते, इंटरचेंज कर रहे होते इसके अंदर। H2 + F, HF हो जाएगा, 2 लगा के बैलेंस कर लेंगे। H2 + Cl2, 2HCl, H2 + I2, 2HI। ठीक है, अब इसके बाद इनके नेम्स लिख लेते हैं कंपाउंड के डिफरेंट जो बन गए। सारे के सारे कोवेलेंट हाइड्राइड हैं, इन सब के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। ठीक है, तो ये कौन सा हाइड्राइड है पहले वाला? बोरॉन, दैट इज बोरॉन हाइड्राइड। द नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, उसके बाद दिस वन नॉट कार्बन हाइड्राइड, इसका स्पेशल नाम है। यस, ओके, दैट इज मीथेन गैस, इसका स्पेशल नाम है। यस, अमोनिया गैस। PH3 फॉस्फोरस हाइड्राइड, इसका स्पेशल नाम है, सुन लो, इसका नाम होता है फॉस्फीन। इसको हम फॉस्फीन कहते हैं। ठीक है, तो ये PH3 जो कहलाता है। H2O इसका स्पेशल नाम है वाटर। H2S इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड। सड़े वंडे जैसी स्मेल होती है उसकी। ठीक है, दैट इज रोटन एग लाइक स्मेल। ठीक है, अच्छा, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, स्पेशल नाम इसका है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। HCl क्या हो गया फिर इस तरह से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और HI क्या हो गया इस तरह से? हाइड्रो आयोडिक एसिड। हाइड्रोजन आयोडाइड भी यही होता है, एक ही बात है। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद इसकी दो बातें और डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात उसकी नेचर कि कोवेलेंट कंपाउंड्स में कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कि ग्रुप 3A के जो एलिमेंट्स जो हाइड्राइड्स बनाएंगे, 3A वाले और 4A वाले, ये दोनों के दोनों जो हाइड्राइड्स बनेंगे ये कैसे होंगे? न्यूट्रल होंगे। इनका नेचर न्यूट्रल होगा, ना एसिडिक होंगे ना बेसिक होंगे, ये न्यूट्रल हाइड्राइड्स होंगे। 5A वाला जो बनाएगा वो याद रखना है कि वो कैसा होगा? बेसिक, वो बेसिक हाइड्राइड बनेंगे। जैसे आपको याद है ना, अमोनिया बेसिक नेचर का होता है, और मीथेन न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, सुई गैस। और 6A और 7A वाले जो बनाएंगे ये होंगे एसिडिक। अब यहाँ पर अब जाहिर सी बात है कि एसिडिक है तो कुछ में तो तुम लोग मान लोगे कि H2S एसिडिक होता है। ओके, बिल्कुल करेक्ट सी बात है कि HF, HCl, HI ये सब एसिडिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन H2O में नहीं समझते हैं कि H2O तो सर ये तो एसिडिक बेसिक नहीं होता है, तो न्यूट्रल होता है। क्योंकि याद रखना है कि जब टॉप से बॉटम जाते हैं ना ग्रुप के अंदर, जब ग्रुप में हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो टॉप से बॉटम, तो ऑक्सीजन ऊपर होता है, सल्फर नीचे होता है ना, इसलिए सल्फर के साथ जो हाइड्राइड होता है उसकी स्ट्रेंथ एसिडिक ज़्यादा है, और ऑक्सीजन के साथ स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, लगभग न्यूट्रल के बराबर ही होती है। समझ गए? इस वजह से ऊपर होने की वजह से ऑक्सीजन की इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं है या ना होने के बराबर है, क्योंकि हाइड्राइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप से बॉटम इंक्रीज़ हो रही होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, 3A 4A के लिए न्यूट्रल है, 5A के लिए बेसिक है, 6 से 7 के लिए एसिडिक है। वाटर एक्सेप्शन है यहाँ पर, तो केमिस्ट्री यहाँ आई वहाँ पर एक्सेप्शन है, इनऑर्गेनिक में तो खास तौर पर। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद एक और बात करनी है कि 3 तरह के हमारे पास हाइड्राइड्स, ये तो एक तरह से मैंने क्लासिफाई कर दिया। अब इसी कोवेलेंट हाइड्राइड्स के अंदर हम कहते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड्स हैं। ठीक है, 3 वर्ड्स में यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आप लोग को मुश्किल ना आए। एक है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का क्या मतलब होता है? कमी, जिसके अंदर डेफिशिएंसी हो, कमी हो। और एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती हो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। और एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज मतलब नॉर्मल, मतलब ऑक्टेट नॉर्मल कंप्लीट हो, जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना ही हो, ठीक ठाक लगाओ, प्रेसाइसली उसमें मौजूद हो। ठीक है, अब हमें बताना है कौन से ग्रुप के जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज होते हैं। MCQs में हर साल पूछ लेते हैं और बच्चे गलत टिक मार करके तुक्का मार के आ जाते हैं, तो तुक्का नहीं मारना है, पूरा डिटेल में समझना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, तो इधर पर BH3, अगर हम BH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, अगर मैं इसके राइट साइड पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ BH3 का, तो आपने फर्स्ट टाइम में सबने किया होगा, इस तरह से होता है BH3। पेपर नहीं दिया तो टेस्ट तो दिया था, फाइनल टर्म तो दिया था। तो BH3 के अंदर बोरोन हाइड्राइड में क्या, बोरोन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं? तीन दिख रहे हैं। बोरोन बॉन्डिंग के बाद 6 दिख रहे हैं। क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के प्रेसाइज डेफिशिएंट है, तो 3A वाले हो गए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सही है, तो
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि 3A ग्रुप के जो हाइड्राइड्स होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। ठीक है, अब आ जाओ CH4। अगर मीथेन के स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूँ, कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, ज़्यादा ना कम, ठीक है, बराबर है। तो सूरत में ये क्या चीज़ हो गया? इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज हाइड्राइड हो गई। प्रेसाइज मतलब ठीक ठीक लगा हुआ है, कम ज़्यादा नहीं है। अगर अमोनिया के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, NH3, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के लास्ट शेल में? 8 ही है, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो ज़्यादा है ना इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है अमोनिया के पास। इस तरह PH3 का स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें भी होगा, ठीक है, लोन पेयर। तो इसका मतलब ये आपके पास हो गया 5A ग्रुप के हाइड्राइड्स क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड्स। ठीक है, इस तरह से अगर वाटर बनाओगे तो मैं आप स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, आपको डायरेक्ट पता है कि यहाँ पर 2 लोन पेयर आ जाते हैं, 2 लोन पेयर आ जाते हैं इस तरह से। आज H2S बनाएंगे तो यार खुद ही स्ट्रक्चर, फर्स्ट टाइम में चैप्टर 4 पढ़ा हमने डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग, तो इस तक 2 H2S के अंदर भी 2 लोन पेयर आ जाएंगे, एंगुलर बेंट स्ट्रक्चर बन रहा होता है फिर उसमें। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो गया ना, चूँकि लोन पेयर आ गया, इसके मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसके पास। अच्छा HCl के अंदर, इसके अंदर तो 3-3 लोन पेयर आ जाते हैं, ऐसे ही होता है ना, तो उसके मतलब कि ये और ज़्यादा एफिशिएंट है, तो ये भी आपका नहीं, ओवर एफिशिएंट नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हाइड्राइड ही कहेंगे। आगे बस में सारी तो लास्ट के 4 हाइड्राइड्स आर रिमेनिंग। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। बिफोर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आयनिक हाइड्राइड एंड कोवेलेंट हाइड्राइड। इससे पहले आयनिक और कोवेलेंट हाइड्राइड कर लिया है। आयनिक हाइड्राइड के बारे में बताया था कि जब हाइड्रोजन S ब्लॉक एलिमेंट से रिएक्शन करेगा तो आयनिक हाइड्राइड बनेगा, और जब हाइड्रोजन P ब्लॉक एलिमेंट से रिएक्शन करेगा तो कोवेलेंट हाइड्राइड बनेगा। ठीक है, लेकिन P ब्लॉक एलिमेंट्स में एक खास ग्रुप है, उसके बारे में पहले एक बात सुन लो आप। ठीक है, और वो ग्रुप है 3A ग्रुप, जिसको लोग कहते हैं बोरॉन फैमिली। ठीक है, बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स में है बैंगन आलू गाजर इन थैली। ठीक है, तो बैंगन आलू गाजर इन थैली, दैट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहाँ पर बोरॉन वाहिद है जो क्या करता है? स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज। कि बोरॉन वाहिद है जो आपके पास स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड की फॉर्मेशन करता है। बोरॉन वाहिद है जो कि आपके पास स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड बनाते हैं ड्यू टू स्मॉलर साइज। अब बाकी जितने भी हैं ना, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे के सारे अनस्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, क्योंकि साइज़ में ये बड़े होते हैं, दैट्स वाई। तो अब ये जो अनस्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, इनमें से एल्यूमिनियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है? तो अनस्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड में यहाँ जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो है वो क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, और गैलियम, इंडियम, थैलियम ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये जो है वो बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स बनाते हैं, जो छठे टाइप हैं। ठीक है, तो आई विल टेल यू आफ्टर दैट, अभी मैं नहीं बता रहा, अभी मैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड के बारे में बात करता हूँ। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है पेचीदा, ठीक है, मुश्किल था। इसको कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 3 तरह के केमिकल बॉन्ड होते हैं, दैट इज आयोनिक होता है और कोवेलेंट होता है, और उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स के अंदर तीनों तरह के बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। इन कंपाउंड्स के अंदर आयनिक भी होता है, कोवेलेंट भी होता है, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। इस वजह से हम इनको कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, नाम की वजह मैं बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स कोई बॉन्ड नहीं है। आयनिक तो बॉन्ड था, कोवेलेंट भी बॉन्ड था, बट कॉम्प्लेक्स बॉन्ड नहीं है। कॉम्प्लेक्स मतलब तीनों तरह के बॉन्ड इनके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, और ये बनता कैसे, इसके प्रिपरेशन कैसे करते हैं कि जब आप क्या करना है आपको कि 3A ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं, 3A के अनस्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड जो भी हैं, बोरॉन को छोड़कर, चूँकि बोरॉन स्टेबल है, उनका रिएक्शन आप किसके साथ करा दो? अल्कली मेटल हाइड्राइड्स के साथ। अल्कली मेटल हाइड्राइड्स आप जानते हैं ना क्या होते हैं? 1A ग्रुप वाले जो हाइड्राइड्स होते हैं, 1A ग्रुप के आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं। तो फिर क्या बनता है? इनके रिएक्शन से बनता है देन कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स विल बी फॉर्म। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स बन जाते हैं। 3A ग्रुप का अनस्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड मिसाल के तौर पे AlH3 एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये अनस्टेबल है। ठीक है, वो मैंने बता दिया कि अनस्टेबल कौन कौन से हैं वहाँ पर। ठीक है, इसके साथ आप रिएक्शन करवा दो अल्कली मेटल हाइड्राइड के, जैसे कि NaH का, दिस इज अल्कली मेटल हाइड्राइड। सही है,
यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई भी है, चूंकि वो कोवेलेंट हाइड्राइड है। अगर आपको मैं दिखा देता हूँ बॉन्डिंग करके, दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम 3 ग्रुप के एलिमेंट है, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ से तीसरा हाइड्रोजन जुड़ गया। क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, एल्यूमिनियम के 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स इसको लास्ट क्लास में मैं बता रहा था, इलेक्ट्रॉन की कमी जिसके अंदर है, ठीक है। तो इसके साथ रिएक्शन करके NaH, ठीक है। और NaH की बात करते हैं तो जानते हैं यहाँ आयनिक बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर आपको दिख गया कोवेलेंट बॉन्डिंग, यहाँ पर आपको दिख गया आयनिक बॉन्डिंग, Na+H- है। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू इस हाइड्रोजन को दे सकता है, इस एल्यूमिनियम को दे सकता है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर है, पहले इसके अंदर आयनिक बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को वन साइडेड शेयरिंग करे एल्यूमिनियम के साथ। तो ये कौन सा बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या एडेटिव बॉन्ड हो गया। तो तीनों तरह के बॉन्ड बन जाएंगे इसके अंदर। तो कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पर कि NaAlH4, हाइड्रोजन 3+1 4। तो NaAlH4 दिस इज द वन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, ठीक है। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट अगर आप कंपाउंड देख लो, लाइक AlH3 देखा, फिर से एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अनस्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड 3A का, और उसके साथ रिएक्शन करा दिया आपने LiH के साथ, लिथियम हाइड्राइड के साथ, तब उस सूरत में क्या बन जाएगा, ये LiAlH4। इस तरह जितने ही चाहो उतने बना सकते हो, लेकिन याद रखना, कोशिश करना 3A के अनस्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड में बस एल्यूमिनियम हाइड्राइड को रखना, ठीक है, कम सिर्फ एल्यूमिनियम हाइड्राइड को रखना। और जो आपके पास अल्कली मेटल हाइड्राइड, इसमें आपके पास चॉइस है, आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम कुछ भी रख दो उसमें हाइड्राइड में, ठीक है। इनके अगर आपको जनरल फार्मूला की बात की जाए कि व्हाट विल बी द जनरल फार्मूला ऑफ आयनिक हाइड्राइड, तो वो होता है AbH4। AbH4 A क्या है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसकी +1 वैलेंसी है, B की वैलेंसी +3। देखो AbH4 में, ये भी AbH4 में, तो ये A जो है वो क्या चीज़ है, दैट इज कहाँ जाना है, मतलब किधर बैठना, इधर बैठोगे, बैठ जाओ, कर लो आप जब। AbH4 तो A+1 है, B+3 है और H4 है, ठीक है। तो A क्या है, कोई भी आपका मोनोवैलेंट पॉजिटिव आइन है, ठीक है, +1 वाला चार्ज जैसे कि जो अल्कली मेटल का आइन है। और B+3 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्राईवैलेंट कौन सा आइन, ट्राईवैलेंट पॉजिटिव आइन जो आपके 3A ग्रुप से एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो AbH4 ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। हर तरह की कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड AbH4 के फॉर्मूले में ही होते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसके बात करो कि भाई इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लें कि क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आयनिक हाइड्राइड्स की तरह लगभग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब दे ऑल आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये सारे वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी याद रख लो कि जब ये वाटर में इनका रिएक्शन कराया जाता है, पानी के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, सेम आयनिक हाइड्राइड्स की तरह, ठीक है। करके देखते हैं, NaAlH4 ये कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है, इसके साथ हमने रिएक्शन कराया वाटर का HOH का, ठीक है। तो अब यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रही है आपको, Na+1 Al+3H-, ठीक है। तो NaOH के साथ जुड़ेगा, Al भी OH के साथ जुड़ेगा, HOH के साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH बनेगा, और साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, AlOH3 बनेगा, +3 वैलेंसी इंटरचेंज हो जाएगी, और H और H मिलकर क्या बन जाएगा, H2। जस्ट वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन नाउ। तो यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि वाटर को फिर से इसके अपने ओरिजिनल स्टेट में H2O में लिख देंगे। बैलेंस यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 1 ऑक्सीजन है तो 4 लगा दिया। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 2 8, 8 + 4 12 है, और यहाँ पर कितना है 3 + 1 4 + 2 6 है, तो यहाँ 4 लगा देंगे, तो 4 2 8, 8 + 4 12 बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब जब भी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड को पानी में डाला जाएगा, पानी के साथ रिएक्शन करेगा, तो वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। बात समझ आ गई सबको। तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बजाते खुद बनते कैसे हैं, ये अकेले किसी एक एलिमेंट से रिएक्शन करके नहीं बनते, बल्कि 2 हाइड्राइड्स का कॉम्बिनेशन होता है ये। और वो 2 हाइड्राइड कौन से, 3A ग्रुप के कोवेलेंट हाइड्राइड्स अनस्टेबल वाले, और अल्कली मेटल हाइड्राइड्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। और कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बोलते हैं किस वजह से, बिकॉज तीनों तरह के बॉन्ड उसके अंदर मौजूद होते हैं। बात समझ में आ गई सारी। और जो 4th हाइड्राइड है दैट इज कॉल्ड मेटेलिक हाइड्राइड, ठीक है। इसको हम मेटेलिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स।
इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, और इन्हीं को हम कहते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। तो आप मेटेलिक हाइड्राइड या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड या नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड। सो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों के नाम की क्या वजह है, अलग अलग नाम कहने की। से देखो, शुरू के जो 3 हाइड्राइड्स थे पहले उसके बारे में समझो कि आयनिक हाइड्राइड कब बनता था, जब हाइड्रोजन रिएक्शन करता था s ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, तो आयनिक हाइड्राइड बनता था। और जब हाइड्रोजन रिएक्शन करता है p ब्लॉक एलिमेंट के साथ, तो कोवेलेंट हाइड्राइड बनता है। और जब आयनिक हाइड्राइड और कोवेलेंट हाइड्राइड मिलकर रिएक्शन कर जाते हैं, और आयनिक हाइड्राइड का 1A वाला हाइड्राइड और कोवेलेंट का 3A वाला हाइड्राइड जब वो मिक्स आपस में रिएक्शन कर जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, तीनों तरह के बॉन्ड जिसमें कल हमने पढ़े थे। अब sp ब्लॉक तो हो गया, नेक्स्ट d और f ब्लॉक बचा। तो याद रखना है कि जब हाइड्रोजन, whenever हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ट्रांजिशन मेटल्स, जब भी हाइड्रोजन ट्रांजिशन मेटल से रिएक्शन करेगा तो सूरत में हमेशा मेटेलिक हाइड्राइड बनेगा। ठीक है, हर तरह के ट्रांजिशन मेटल से जब रिएक्शन करेगा तो सूरत में जो है वो मेटेलिक हाइड्राइड बनेगा। अब ट्रांजिशन मेटल से मुराद आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ गए और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ गए, चूंकि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट भी आ गया और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी आ गया, दोनों तरह के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसलिए वजह से हम उनको मेटेलिक हाइड्राइड कहते हैं, बिकॉज मेटल जैसी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, क्योंकि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में सारे मेटल्स होते हैं। अब नेक्स्ट एक चीज कि ये जो मेटेलिक हाइड्राइड्स बनते हैं ना, ये केमिकल रिएक्शन से नहीं बनते हैं। शुरू के तीनों जो हमने हाइड्राइड्स पढ़े हैं, वो सब केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। सबकी एग्जाम्पल भी हमने लिखी है कि कैसे कैसे आयनिक हाइड्राइड बनता है, कोवेलेंट हाइड्राइड बनता है, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड बनता है, लेकिन हम उसकी एक भी इक्वेशन नहीं लिखेंगे, बिकॉज मेटेलिक हाइड्राइड्स बनते हैं किससे, केमिकल रिएक्शन के बजाय ये फिजिकल रिएक्शन से बनते हैं। फिजिकली मिक्सचर होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ट्रांजिशन मेटल्स, हमने फर्स्ट टाइम उनके बारे में पढ़ा था चैप्टर 7 के अंदर, जब जो है वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब हम बना रहे थे। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में मैंने वहां पर बताया था, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड जो हमने बनाया था तो उसमें प्लेटिनम मेटल के प्लेट में हमने हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर रहा था। फिर मैंने वहां बताया था कि प्लेटिनम मेटल जो है उसके सतह पर छोटे छोटे सुराख हैं, छोटे छोटे होल्स हैं, उनमें हाइड्रोजन गैस घुस जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता है। तो याद रखिएगा कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, वो सब साइज में बड़े होते हैं एटम्स, उन सब के एटम्स का एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है। तो पूछे क्यों ज्यादा होता है एटॉमिक रेडियस उनका? बिकॉज वो शुरू ही 4th पीरियड से होते हैं। मिनिमम उनके पास 4 शेल होता है, नहीं तो 5, 6 और 7 शेल भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे छोटा जो होता है ना एटम ट्रांजिशन का, उसके पास 4 शेल होता है। 3, 2 या 1 शेल वाला कोई ट्रांजिशन मेटल नहीं होता, क्योंकि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पीरियड में लाई नहीं करते हैं, शुरू ही 4th पीरियड से होता है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अगर हम टाइटेनियम की बात करें, TI, टाइटेनियम एक ट्रांजिशन मेटल है, टाइटेनियम इज अ ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, तो ये उसके एटम के जो बड़े साइज का होगा, जब उसके एटम बड़े साइज के होंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको उसके जो है वो 9 एटम्स जो है वो बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, तो हियर आई एम जस्ट ड्राइंग द 9 एटम्स ऑफ टाइटेनियम। ये सारे के सारे टाइटेनियम है। ठीक है, तो मैं इनके अंदर टाइटेनियम का सिंबल जो है वो TI लिख देता हूँ। अब आप देखें कि अगर मैं इन 9 एटम्स को, इन 9 एटम्स को अगर मैं मिलाऊंगा, अगर मैं 9 एटम्स को मिलाऊंगा, तो 9 एटम को मिलाने पर, अब चूंकि बड़े साइज के एटम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एटम्स जहाँ पर जुड़ रहे हैं, वहां पर इन जगहों पर जहाँ मैं कलर कर रहा हूँ, यहाँ पर गैप बन गया, होल्स बन गए यहाँ पर ना। इन्हीं होल्स को या इन्हीं गैप्स को हम लोग जो है वो कहते हैं वॉइड्स। यही गैप वॉइड्स कहलाते हैं केमिस्ट्री के अंदर, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो वो तो डिफरेंट है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस, ये एटम्स के बीच। चौथा हाइड्राइड है मेटेलिक हाइड्राइड, जिसको हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कहते हैं, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड भी कहते हैं। ठीक है, ये कब बनते हैं कि जब हाइड्रोजन रिएक्शन करता है ट्रांजिशन मेटल के साथ। ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटेलिक हाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। और ये केमिकल रिएक्शन से नहीं बनेगा बल्कि फिजिकल रिएक्शन से बनेगा। मतलब हाइड्रोजन गैस इस ट्रांजिशन मेटल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगी। और कैसे होगी? ट्रांजिशन मेटल्स के एटम साइज में बड़े होते हैं, और जब वो साथ में उनका लैटिस जब बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है, जब वो जुड़ते हैं तो उनके बीच में खाली स्पेसेस आ जाते हैं। खाली स्पेसेस को हम वॉइड्स कहते हैं, या इन्हीं को हम जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं। और इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर छोटे एटम्स, जैसे कि हाइड्रोजन के एटम्स छोटे एटम होते हैं, तो ऐसे छोटे एटम क्या होते हैं, इसके अंदर घुस जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं,
और एब्जॉर्ब नहीं होते हैं बल्कि एड्जॉर्ब होते हैं। फर्स्ट टाइम में बताया था मैंने, फ़र्क क्या है। एब्जॉर्प्शन कब होती है कि जब कोई चीज़ पूरे अंदर तक मतलब इनर पार्ट तक जो है सरायत कर जाए, और एड्जॉर्प्शन कब होती है जब कोई चीज़ सरफेस पर जो है वो अपर सरफेस पर रहे। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब हो जाता है। टाइटेनियम के 4 शेल होंगे, चूंकि फोर्थ है ना, साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फिर कॉपरेट नहीं कॉपर जिंक। हाँ हीलियम भी आ सकते हैं, हीलियम ज़्यादा अच्छी तरह से आ सकता है हाइड्रोजन से। क्यों? चूँकि हीलियम हाइड्रोजन से ज़्यादा छोटा होता है। हाइड्रोजन तो 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है ना, लेकिन हीलियम में क्या होता है कि दोनों के पास एक एक शेल होते हैं, लेकिन हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा वो श्रिंक हो जाता है उसका शेल। तो अगर आपसे कहा जाए कि विच इज़ द सिंपलेस्ट एटम इन पीरियोडिक टेबल, तो हाइड्रोजन। नॉट, हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट वन। सबसे सादा सबसे सिंपल एटम पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है, क्योंकि एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है, इससे सिंपल कोई नहीं है। और अगर आपसे अगर एमसीक्यू से पूछा जाए कि विच इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो फिर वो हीलियम है। हीलियम हाइड्रोजन से भी छोटा होता है। क्यों? चूंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो शेल श्रिंक हो जाता है। ठीक है ना, पढ़ा है ना, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं शेल श्रिंक होना शुरू हो जाता है, कंप्रेशन हो जाती है। अब क्या होता है कि उसके अंदर एक घुस जाता है, ठीक है, और उसके बाद एक कंपाउंड बना लेता है, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक हाइड्राइड। ठीक है, तो ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक फिजिकल रिएक्शन है। दैट्स व्हाई इनको हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं, बिकॉज हाइड्रोजन ट्रांजिशन मेटल में मौजूद इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, दैट्स वाई। सही है। उसके अलावा इसको नॉन स्टोचोमेट्रिक हाइड्राइड किस लिए कहा जाता है? देखो, स्टोचोमेट्रिक रूल्स होते हैं कुछ हमारे पास केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कंपाउंड में H2 और S मिलेगा तो H2S बनेगा। यही है ना, केमिस्ट्री यही कहती है। अब अगर ऐसा हो जाए तो मतलब 2 ग्राम आपको हाइड्रोजन चाहिए होगा, 32 ग्राम आपको सल्फर चाहिए होगा, और ये आपको 34 ग्राम H2S मिल जाएगा। केमिस्ट्री यही कहती है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब अगर आप ऐसा कर लो कि 32 ग्राम के बजाय 64 ग्राम ऑफ सल्फर आप यूज़ कर लो, और ये 2 ग्राम ही यूज़ करो, यस, तो क्या होगा, यहाँ पर 32 ग्राम सल्फर जो है वो बच जाएगा इस रिएक्शन में, क्योंकि इसकी एक फिक्स्ड कंपोजिशन है इनके मिलने की। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो फिक्स अमाउंट में चीज़ें मिल रही होती हैं। H2S ही बनता है, ये नहीं बोलोगे सर H2S2 बन जाएगा, क्योंकि आप हाइड्रोजन ज़्यादा आपने सल्फर आपने ज़्यादा डाल दिया, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है कि आप उसमें कोई फिक्स रेशो नहीं होता है। फिजिकल रिएक्शन में आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे चाय के अंदर चीनी डालना एक फिजिकल रिएक्शन है। चाय को चीनी डालते हैं, चाय मीठी हो जाती है, ये फिजिकल रिएक्शन है। अब आप आधी चम्मच चीनी डाल दो तब भी मीठी हो जाएगी, 1 चम्मच डाल दो तब भी मीठी हो जाएगी, 2 चम्मच डाल दो तब भी मीठी हो जाएगी। हम ये नहीं कह सकते कि जब तक 2 चम्मच चीनी डालोगे चाय मीठी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये फिजिकली मिलाप हो रहा है। ठीक है, इस तरह यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन थोड़ा सा भी घुस जाता है तो रिएक्शन होता है, ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा तब भी रिएक्शन हो जाएगा। तो उसके क्या होता है कि कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता इनका। कभी कभार TiH 0.7 बनता है, कभी टाइटेनियम हाइड्राइड TiH 1.7 बन रहा होता है, कभी TiH 2.9 बन रहा होता है। हाइड्रोजन कितना एब्जॉर्ब हो रहा है उसके लिहाज से, इसलिए कभी आप पॉइंट में भी नहीं देखते हो कैसे लिखा हुआ फॉर्मूले के नीचे। ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब कोई फिजिकल रिएक्शन हो रहा हो, जैसे कि मेटेलिक हाइड्राइड्स के अंदर हो, तो केमिकली मिलाप नहीं कर रहे हैं, फिजिकली एक तरह से पेनिट्रेशन हो जा रही है, एब्जॉर्प्शन हो जा रही है। इसलिए हम उनको नॉन स्टोचोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं, जिसमें स्टोचोमेट्रिक रेशोज जो होल नंबर रेशोज होते हैं ना, वो मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि डेसिमल फ्रैक्शंस में रेशोज होते हैं। बात समझ में आ गई? एक आखिरी बात एक और बता देता हूँ, उसके अंदर यूज़ है वो मेटेलिक हाइड्राइड का इस्तेमाल। देखो, मेटेलिक हाइड्राइड को इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कैटलिस्ट की फॉर्मेशन में, कैटलिस्ट वगैरह बनाने के लिए। आपने देखा होगा, अगर आप याद करो बहुत छोटी छोटी बातों को, कि जितने भी कैटलिस्ट बचपन से आज तक आपने पढ़े ना, उनमें कहीं ना कहीं ट्रांजिशन मेटल मौजूद होता था। जैसे कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड आपने पढ़ा था कॉन्टैक्ट प्रोसेस के लिए, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 ये आपने पढ़ा था ऑक्सीजन गैस, जो ऑक्सीजन गैस बनाने में काला पाउडर जो डालते थे। ठीक है, ऑसवाल्ड प्रोसेस के अंदर प्लैटिनम यूज़ करते थे नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए, 9th क्लास में पढ़ा होगा, प्लैटिनम गॉस। ठीक है, इस तरह से आपने पढ़ा था कि जो हेबर प्रोसेस के अंदर फाइनली डिवाइडेड आयरन पीसेस को इस्तेमाल किया जाता था कैटलिस्ट के तौर पे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन प्रोसेस से जब हम FeO इस्तेमाल कर रहे होते थे। इन सब में देख लो, ये और भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ थोड़े से लिख रहा हूँ, बहुत हज़ारों कैटलिस्ट होते हैं। इन सब में कम से कम आपको ये दिख रहा है कहीं ना कहीं ट्रांजिशन मेटल है। तो ऐसा क्यों होता है कि ट्रांजिशन मेटल ही होते हैं कैटलिस्ट के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव मेटल से कभी भी नहीं बन रहा होता। देखो, वजह यह है कि इस ट्रांजिशन मेटल के अंदर हाइड्रोजन गैस जो एब्जॉर्ब हो रहा होता है ना, H2, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर घुसता है किस स्टेट में, मॉलिक्यूलर स्टेट में। लेकिन इसी को जब आप क्या कर दो, जब आप इसी को हीट कर दो, वार्म कर दो, तो हीट करने पर यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाता है सिर्फ H।
H2 एंटर होता है और हीट करने पर H निकल जाता है। इसके अंदर जो है वो 2 हाइड्रोजन मतलब बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, इनका एटॉमिक हाइड्रोजन बन जाता है, ठीक है, हीट करने पर। अब जब सिर्फ H निकल रहा है तो क्या हाईली रिएक्टिव है, तो ये क्या कर देता है, रिएक्शन को फास्ट कर देता है। तो असल में जो ट्रांजिशन मेटल होता है ना, वो जैसे एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है रिएक्शन के लिए, कि उसमें कोई एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर स्टेट में आते हैं उनको हाईली रिएक्टिव बना देता है। इस वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है रिएक्शन की। ये कैटलिस्ट के इंटरनल फिनोमिना होता है, जो मैकेनिज्म उसके अंदर चल रहा होता है। दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द मेटेलिक हाइड्राइड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। बात समझ में आ गई? देखो सबसे पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स जो है वो दैट इज द 5th टाइप। सबसे पहली बात कि व्हाट आर पॉलीमर्स, के पॉलीमर्स क्या होते हैं, तो पॉलीमर्स किसे कहते हैं, व्हाट आर पॉलीमर्स, तो पॉलीमर किसे कहते हैं। देखो पॉली मतलब होता है मैनी और मर के मतलब होते हैं पार्ट, ठीक है। तो और ये पॉलीमर बनते किससे हैं, मोनोमर से बनते हैं। मोनोमर जब कंबाइन होते हैं तो पॉलीमर्स की फॉर्मेशन करते हैं। मोनो मतलब होता है वन, एर मर के मतलब होता है पार्ट। बहुत सारे मोनोमर्स, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स जब कंबाइंड होते हैं तो फिर वो पॉलीमर्स बनता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी प्रोसेस, और जिस प्रोसेस से बनते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। और ये पूरी इसकी अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो पॉलीमर्स बहुत सारे होते हैं, जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे एटम के मिलाप से बनते हैं। पॉलीमर्स हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स भी हैं, आर्टिफिशियल पॉलीमर्स भी हैं। नेचुरल पॉलीमर में जैसे प्रोटीन एक नेचुरल पॉलीमर है, अमीनो एसिड्स की कम्बिनेशन से बनता है प्रोटीन। बिल्कुल इस तरह से नेचुरल पॉलीमर में जो है वो ग्लाइकोजीन है, जो लीवर प्रोड्यूस करता है, वो एक नेचुरल पॉलीमर है। घास फूस में सेलुलोज होता है, पत्ते में सेलुलोज जो है वो एक नेचुरल पॉलीमर होता है। बिल्कुल सेम इसी तरह से स्टार्च होता है, पॉलीसेकेराइड होता है ना वो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, तो स्टार्च भी एक नेचुरल पॉलीमर है जो आलू और इस सब राइस वगैरह में, चावल वगैरह में मौजूद होता है। सेम इसी तरह से हमारे जो बाल हैं जो वो भी पॉलीमर्स होते हैं। हमारे जो हेयर्स होते हैं वो बहुत सारे एटम से मिलकर बनते हैं, लंबे बाल फिर होता है, होने शुरू हो जाते हैं। तो बाल जो लंबे होते हैं तो असल में वो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे होते हैं और उनकी ग्रोथ हो रही होती है, प्रोटीन ज़्यादातर। इस तरह से जो नेल्स होते हैं हमारे, नेल्स भी हमारे पॉलीमर्स होते हैं। नेल्स या नाखून, ये हमारी जो पूरी स्किन है, स्टार्ट से एंड तक पूरी स्किन भी हमारे जो है जो प्रोटीन की एक लेयर है, तो वो पूरी स्किन हमारे जो है वो एक पॉलीमर है। ये सारे नेचुरल पॉलीमर है जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। या नेचुरल सिल्क होता है, रेशम, या कॉटन की बात कर लें, कपास के जो रेशे होते हैं, ये सब नेचुरल पॉलीमर हैं। ये सब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, रेशे, धागे नुमा। अब कुछ हमारे पास आर्टिफिशियल पॉलीमर्स होते हैं, आर्टिफिशियल जो इंसान बनाता है लैब के अंदर, जैसे रबर जो यूज़ करते हैं, रबर एक आर्टिफिशियल पॉलीमर है। प्लास्टिक हमारे एक आर्टिफिशियल पॉलीमर है। इस तरह फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर है, पॉलिस्टर है, रेयॉन है, नायलॉन है ना। बहुत सारे इस तरह के कपड़े जो पॉलिस्टर वगैरह के होते हैं ना, जो आर्टिफिशियल सिल्क है, ये सारे के सारे हमारे पास आर्टिफिशियल पॉलीमर्स हैं। तो पूरी दुनिया इसकी अलग है, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में उसको हम पढ़ते हैं, पूरी ब्रांच है। आज पूरी दुनिया प्लास्टिक पर और इन चीज़ों पर जो है वो चल ही रही है। प्लास्टिक, रबर, फाइबर्स, ये सारे। मतलब सिल्क वगैरह की बात कर लो तो शाहजहां नादिर ही, मैंने फर्स्ट टाइम में तुम लोगों को बताया था कि अब तो सिल्क वगैरह तो नेचुरल आता ही नहीं है, अब तो आर्टिफिशियल सिल्क ही बंदा जो है वो पहन रहा होता है। आर्टिफिशियल सिल्क ही होता है, नेचुरल सिल्क के तो रेशम का कीड़ा ही अब दुनिया में मौजूद नहीं है। चाइना में होता था, ख़त्म हो गया। जब रेशम का कीड़ा ही नहीं है तो रेशम कैसे पैदा करेगा वो, सिंपल सी बात है। इसकी वजह से अब आर्टिफिशियल ही चीज़ें आ रही होती हैं। वो बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा होता है 100% सिल्क ऐसे करके लिख देते हैं, 100% कॉटन, 4 आने के 4 स्टिकर लगा होता है ऊपर कॉलर पे। तो 100% कॉटन नहीं होता, वो सब पॉलिस्टर ही होता है आपका, मिक्स जिसको बोलते हैं। बोलता हर कोई 100% कॉटन तो खरीद ही नहीं सकता बंदा, ना बना सकते, इतनी कम मिकदार में तो कपास उगता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास नेचुरल, और मतलब मैं पॉलीमर बता रहा था कि पॉलीमर कौन से होते हैं। इसको सिंपल फ्लाज में इस तरह से कह सकते हैं ना, जैसे तस्बीदाने होते हैं, छोटे छोटे बीट्स होते हैं। बहुत सारे बीट्स जब साथ में कंबाइन हो जाते हैं तो पूरा तस्बीदाना बन जाता है। तो पूरा तस्बीदाना क्या है, पॉलीमर है, छोटे छोटे दानों से मिलकर बना है। या एक फूल जो होता है वो एक मोनोमर है, और बहुत सारे फूल जब मिला दो तो पूरा फूल का हार बन जाएगा। तो पूरा फूल का हार है वो एक पॉलीमर है। इस तरह समझ सकते हैं कि छोटे छोटे चीज़ों का मिला कर एक बड़ी चीज़ बन जाएगा, ठीक है। तो अब पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स भी होते हैं, कुछ हाइड्राइड्स भी ऐसे होते हैं जो पॉलीमर टाइप के होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये बनेगा कैसे, चूँकि हमने एस ब्लॉक भी देख लिया, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक से आयनिक बन गया, पी ब्लॉक से कोवेलेंट बन गया, डी और एफ ब्लॉक से मेटेलिक बन गया, तब तो बचा ही कोई ब्लॉक नहीं। नहीं, क्या कोई एलिमेंट नहीं, कोई एलिमेंट बचा हुआ है क्या, कोई एलिमेंट बचा हुआ है? आर्टिफिशियल वो जो है, एक काम करो, अगर आप जो है ना वो
आयनिक हाइड्राइड दोबारा से आयनिक हाइड्राइड का पार्ट जो है ना जो मैंने लिखा है जहाँ पे, उसको ओपन करो उस जगह को, उस पेज को, आयनिक हाइड्राइड की जगह को, उस पर देखो शुरू में क्या लिखा हुआ है, शुरू की 2 लाइन, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है आयनिक हाइड्राइड के स्टार्टर में। यस, याद है कि हम 2 एलिमेंट छोड़ कर आए हैं इस ब्लॉक से, इस ब्लॉक से हम 2 एलिमेंट छोड़ कर आए हैं। यस, बेरिलियम और मैग्नीशियम को मैंने वहीं बताया था कि ये 2 एलिमेंट नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो वो दोनों कहाँ यूज़ होंगे, पॉलीमेरिक हाइड्रेट बनाने में, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे वो, ठीक है। यस, तो पॉलीमेरिक हाइड्रेट कब बनेगा, 2 एलिमेंट से, बेरिलियम और मैग्नीशियम। अब ये भी मैंने बताया था इससे क्यों बन गया, बिकॉज स्मॉलर इन साइज होते हैं, छोटा साइज होने की वजह से आयनिक बॉन्डिंग करने के बजाय कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, और कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से ही पॉलीमर बन रहा होता है। पॉलीमर जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो बेरिलियम भी हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, और ये भी दोनों रिएक्शन करेंगे, तो ये तो BeH2 बन जाएगा, +2 वैलेंस चार्ज नीचे आ जाएगा, और ये बन जाएगा MgH2, मैग्नीशियम हाइड्राइड +2 चार्ज इसके नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगाकर N लिख देंगे, एक ब्रैकेट लगाकर N लिख देंगे। N मतलब लार्ज नंबर ऑफ, या अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब भी N लिखते हैं ना ब्रैकेट डाल के N, उसका मतलब होता है कि पॉलीमर है। केमिस्ट्री के अंदर जब भी पॉलीमर लिखा जाता है तो पॉलीमर की एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम जो है वो स्मॉल n लिख देते हैं, जिससे ये पता लगता है कि इसके बहुत बड़ी तादाद जो है वो इसकी मौजूद होगी इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो n है BeH2 की। अच्छा, मैं इसको दिखा भी देता हूँ कि स्ट्रक्चर के सेक का बना देता हूँ, जैसे बेरिलियम हाइड्राइड के स्ट्रक्चर में बना देता हूँ। ये किस तरह से होता है कि जैसे बेरिलियम हाइड्राइड है ना BeH2, ये एक BeH2 मिला हुआ है, ठीक है, यहाँ से कि दिस इज़ द सेकेंड BeH2, दिस इज़ द थर्ड BeH2, और ऐसे बहुत सारे होंगे, बिलियंस एंड बिलियंस आर देयर, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो सारे नहीं बना सकता, टाइम इतना नहीं है, तो 3 ही बना देते हैं। अब यहाँ से क्या हो गया, बेरिलियम, ये सारे मोनोमर्स हैं, अब क्या हो गया, ये साथ में जुड़ जाएंगे, समझ रहे हो, इस तरह से अब ये साथ में जुड़ गए, ये भी इस तरह से पीछे जुड़ा होगा इस तरह से, और इस तरह से यहाँ से जुड़ा हुआ होगा, और ये बहुत सारे इस तरह से BeH2 के मॉलिक्यूल साथ में जुड़कर पूरा एक पॉलीमर डिज़ाइन करेंगे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, ठीक है। ये नहीं, यहाँ पर नहीं, ये जुड़ेगा से डायपोल फोर्सेस से, डायपोल मतलब वो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, ये से S+- की वजह से, ये केमिकल बॉन्ड नहीं हो रहा है, ये वो सॉरी, ये इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड नहीं हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड हो रहा है, और ये पूरी डिस्कशन इसकी चैप्टर फर्स्ट ईयर में की हुई है, ठीक है ना, तो उसके डिटेल नहीं बता रहा मैं। अच्छा, स्ट्रक्चर के बाद जब मैं नेक्स्ट बात करूँ तो अब इसके प्रॉपर्टीज़ किस तरह से होंगे, तो इसको याद रखना है कि इसके प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। अब चूँकि खुद मेटल है तो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती हैं, देयर प्रॉपर्टी आर इंटरमीडिएट बिटवीन आयनिक की तरह भी प्रॉपर्टी होती है, आयनिक हाइड्राइड की तरह चूँकि खुद मेटल्स हैं, और कोवेलेंट हाइड्राइड की तरह भी होती हैं चूँकि कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो आयनिक और कोवेलेंट के बीच में होती है, मिसाल के तौर पे जैसे कि आयनिक कंपाउंड सारे हार्ड सॉलिड्स होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड ज़्यादातर लिक्विड्स और गैसेस होते हैं, और ये खुद क्या होते हैं, ये होते हैं सॉफ्ट सॉलिड, ना ये हार्ड सॉलिड होता है ना ये सॉलिड लिक्विड होता है, ये दोनों के बीच में होता है, सॉफ्ट से सेमी सॉलिड्स कह लो। ज़्यादातर आप देखते हो पॉलीमर ऐसे ही होते हैं, सेमी सॉलिड टाइप के होते हैं। प्लास्टिक देख लो आप, रबर देख लो आप, ना सॉलिड ना हार्ड सॉलिड है ना लिक्विड गैस है, बल्कि एक सेमी सॉलिड टाइप की चीज़ होती है, रबर प्लास्टिक वगैरह ये सब, ठीक है वो। लेकिन मैं कंपाउंड की बात कर रहा था, एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा। हाँ, तो वो तो नहीं, तो NaH2 जब बनेगा ना सोडियम हाइड्राइड, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा, वो सॉफ्ट, वो बहुत हार्ड होगा। यार नमक, आप NaH2 में ना जाओ, आप घर की कंपाउंड NaCl उठा लो, वो भी तो सोडियम से बन रहा है, लेकिन क्या वो इतना सॉफ्ट है जितना सॉफ्ट आपका जो है वो सोडियम मेटल है? नहीं ना, क्योंकि जब कोई एलिमेंट कंपाउंड बनता है ना तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। सोडियम पानी में डाल के फट जाता है धमाके से, क्या नमक फट जाता है पानी में डालने से? नहीं। क्लोरीन ग्रीन कलर की गैस है, तो क्या नमक के अंदर ग्रीन कलर है? क्या वो गैस है? नहीं। क्लोरीन है, उसको इंसान अगर सूंघने ज़्यादा देर तक सूंघते रहे तो बेहोश हो जाता है क्लोरीन गैस को, इसलिए सैटेनिक एलिमेंट भी उसको हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या नमक को ज़्यादा देर तक सूंघने से इंसान बेहोश हो सकता है? नहीं। तो जब कोई एलिमेंट कंपाउंड बनते हैं ना तो उनकी प्रॉपर्टी तो चेंज हो ही जाती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, लिख लेते हैं। ठीक है, देखो भाई अब तो वाकई में कुछ भी नहीं बचा। अब बताओ SPDF में क्या बचा? अब तो कुछ भी नहीं बचा, जो एक्सेप्शन छोड़ कर गए थे वो भी हो गया। नोबल गैसेस से रिएक्शन नहीं, नोबल गैसेस हाइड्रोजन जो है ना वो नोबल गैसेस से रिएक्शन नहीं करता, सिर्फ एक नोबल गैस से रिएक्शन करता है हाइड्रोजन। मैंने आप शायद आपको क्लास के स्टार्ट में बताया, जीनॉन से ZeH2,
तो ज़ीनॉन वाहिद नोबल गैस है जिससे हाइड्रोजन रिएक्शन कर जाता है। क्रिप्टॉन का भी तो रेस निकलता है, नहीं, रिएक्शन नहीं करते कभी भी वो। रिएक्शन नहीं करता नहीं सर, वो तो रेस रेस तो निकलेगा, चूंकि नहीं, क्रिप्टॉन से रेस नहीं निकलते हैं, नहीं निकलते रेस सिर्फ रेडॉन से निकलते हैं। देखो आप सारे हो गए, मैं एक बार फिर से डिटेल में बता दे रहा हूँ सारे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वाकई में कुछ बचा नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पास प्रोडक्ट टेबल में ये आपके पास एलिमेंट्स, इधर पर कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर राइट साइड पे होते हैं, ठीक है, इधर से। ये हाइड्रोजन तो हटा ही देते हैं बिकॉज वो तो खुद ही रिएक्शन उसी के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ यहाँ से होते हैं, इधर से इस तरह से, ऐसे ही ना। फिर कुछ एलिमेंट्स जो है वो इस तरह से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नीचे आ जाते हैं। तो कुछ नीचे यहाँ पर एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट ब्लॉक्स आपके पास आएंगे बच्चों। एस ब्लॉक, दिस इज पी ब्लॉक, दिस इज डी ब्लॉक, दिस इज एफ ब्लॉक। चैप्टर 1 में हमने इसको पढ़ा है, ठीक है, डिफरेंट ब्लॉक्स के बारे में। अब ये जो है एस ब्लॉक वाले, इनमें सारे के सारे एस ब्लॉक वाले क्या कौन सा हाइड्राइड बनाते हैं? आयनिक हाइड्राइड। लेकिन इसी के अंदर जो है वो शुरू के इसके 2 एलिमेंट्स हैं, यस, उसके अंदर बेरिलियम और मैग्नीशियम है। ये 2 बस अलग बनाते हैं, क्या 2 क्या बनाते हैं? पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं, वरना नॉर्मली सारे आयनिक ही बना रहे होते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक वाले क्या बनाते हैं? मेटेलिक हाइड्राइड बनाते हैं। एफ ब्लॉक वाले क्या बनाते हैं? जितने भी ट्रांजिशन है मेटेलिक ही बनाते हैं। पी ब्लॉक वाले कौन सा हाइड्राइड बनाते हैं? कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कोवेलेंट और आयनिक मिलकर फिर कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड भी बनाते हैं। तो कौन सा ग्रुप बचा है? कोई बचा तो नहीं है? बोरॉन नहीं, बोरॉन तो कोवेलेंट बनाता है। बोरॉन के मैंने बताया था, बोरॉन स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है, जबकि बोरॉन फैमिली में बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो अनस्टेबल। मैं बोरॉन फैमिली यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, इधर पर। ये रहा, ये आपका बोरॉन फैमिली और 3A ग्रुप जो हमारे कहलाता है, ठीक है। तो दैट इज, एक सेकेंड, 4th पीरियड से आएगा ना, 2nd 3rd, ओके, 2nd 3rd, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, ठीक है। तो दैट इज बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि बोरॉन, ये वाला जो है बोरॉन के हाइड्राइड के साथ मिलेगा, जो बोरॉन खुद सिर्फ कोवेलेंट हाइड्राइड बनाएगा, और एल्यूमिनियम वाला ये क्या बनाएगा? और मैंने इन तीनों का आपको बताया था कि ये बॉर्डर लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर बॉर्डर लाइन क्यों बनाएंगे, बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, अब इसके बराबर के जो एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर, तो 2 ग्रुप्स हैं इसके बराबर में, ठीक है। दैट इज़ 1B ग्रुप है और 2B ग्रुप है। 1B में तो आपके सामने जो है वो कॉइनेज मेटल्स आ गए, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और इसमें यहाँ पर 2B में आपके पास सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ गए। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट में जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। अब आ जाओ बॉर्डर लाइन हाइड्राइड किसे कहते हैं। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स वो हाइड्राइड्स होते हैं जो उन एलिमेंट से बनते हैं जो पी और डी ब्लॉक के बॉर्डर में मौजूद होता है। बॉर्डर होता है ना, सरहद, फ्रंटियर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये वाली लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस लाइन इज द ग्रीन लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस ग्रीन लाइन इज अ बॉर्डर बिटवीन पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। पी और डी ब्लॉक के बीच के बॉर्डर है। मिसाल के तौर पे जैसे ये हम लोग यहाँ पर रहते हैं, दिस इज जे ब्लॉक, ये ब्लॉक जे है, ठीक है। यहाँ से आगे जाते रहोगे जी ब्लॉक से तो गटर आ जाएगा, एक कवर गटर है, उसको पार करोगे तो डी ब्लॉक है। जैसे ही वो गटर में पार करोगे ना, तो गटर के ऊपर खड़े रहोगे ना, दोनों में तुम मौजूद हो। तो गटर से इधर चले गए इस रोड के तो डी ब्लॉक है, इधर आ जाओगे तो जे ब्लॉक है, ठीक है। तो वो बॉर्डर लाइन जा रहा है पूरा गटर सामने, ठीक है। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ कि ये बॉर्डर लाइन मुराद के 2 ब्लॉक्स के जो सेपरेट करे जो लाइन, बाकी जे ब्लॉक, डी ब्लॉक सबके अपने अपने जो है वो एल ब्लॉक वगैरह सबके बॉर्डर्स होंगे कि भाई यहाँ से दूसरा ब्लॉक शुरू हो जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर लाइन है, ये पी और डी ब्लॉक के बीच में और बॉर्डर लाइन है, ठीक है। अच्छा, क्या बता रहा था मैं तुम लोगों को कि अभी इसके बॉर्डर में जो एलिमेंट्स है वो कौन से हैं? फ्यू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 है। 3A के कुछ एलिमेंट्स देखो, बोरॉन एल्यूमिनियम बॉर्डर में नहीं आएंगे, बॉर्डर में ये गैलियम, इंडियम, थैलियम ये आ रहे हैं, ये बनाएंगे। और इसके साथ 1A और 1B और 2B के एलिमेंट, ये भी अगरचे सिर्फ 2B होना चाहिए था बॉर्डर में, तो ये तो उसके भी पड़ोस में है ना भाई। अगर मैं बोल दूँ कि अफगानिस्तान से इंडिया का बॉर्डर मिलता है तो ये फालतू की बात बोलने की हो गई। अफगानिस्तान से इंडिया का बॉर्डर नहीं मिलता, पाकिस्तान का मिलता है। तो ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, इंडिया है, तो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, अफगानिस्तान तो अलग है। बट हमारी किताब कहती है कि ये भी बॉर्डर लाइन हाइड्राइड बनाएगा, तो मान लेते हैं इस बात को, अगर कॉन्सेप्ट लैग कर रहे हैं आप, एक्सेप्शन है, ठीक है। तो 1B 2B के एलिमेंट्स और 3A ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स वो क्या बनाते हैं? बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। मिसाल के तौर पे TLH2,
थिलियम हाइड्राइड बनेगा तो TlH2, जिंक का हाइड्राइड बनेगा तो ZnH2, जिंक हाइड्राइड ये बॉर्डर लाइन है। कॉपर का हाइड्राइड बनेगा तो CuH2, ये आपका बॉर्डर लाइन हाइड्राइड है। मरकरी का भी बन जाएगा। मैं सब से एक एक करके आपको मैंने एक करके दिखा दिया। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। ठीक है, अच्छा अपन की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, क्या प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेंगे ये। अब डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी कैसी होती है, मेटेलिक, तो इनकी प्रॉपर्टी भी इंटरमीडिएट होगी। देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन व्हाट, मेटालिक एंड कोवलेंट, इंटरमीडिएट बिटवीन मेटेलिक एंड कोवलेंट हाइड्राइड, मेटेलिक और कोवलेंट के बीच में होगी। तो आपको ऐसे भी पता है कि जो बॉर्डर में, जो ऐसे भी बता रहा हूँ, जो कि बॉर्डर में जो लोग रहते हैं ना, उनकी जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो दोनों कंट्री के जैसे मिल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल कि अगर आप जो है वो बलूचिस्तान साइड पे चले जाओ, बलूचिस्तान में ईरान बॉर्डर की साइड पे चले जाओ, तो वहाँ ईरानी बलोच जो आपको मिलेंगे वो ईरानी लगते हैं। वो ईरानी बलोच और ईरानी एक ही जैसे लगते हैं, कोई फ़र्क नहीं है उनमें, क्योंकि बॉर्डर में रहते हैं। वो जो बॉर्डर में रहते हैं उनके फिजिकल फीचर्स एक जैसे हो जाते हैं। या वादी कैलाश की तरफ चले जाओ, सिंकियांग वादी कैलाश की तरफ आप चले जाओ, चाइना बॉर्डर से जो पाकिस्तान के इलाका लगता है, वहाँ फुल चाइनीज़ जैसे लोग होते हैं वहाँ पर, लेकिन होते हैं पाकिस्तानी है, वो उर्दू भी बोलते हैं हमारी तरह। ठीक है, क्योंकि वो रहराइश की वजह से बॉर्डर के बीच में क्या है, तो दोनों तरह के इन्फ्लुएंस हो जाती है। पंजाब साइड पे चले जाओ, वाघा बॉर्डर, तो इंडियन पंजाब और इंडियन पंजाबी पाकिस्तानी मिक्स टाइप के लोग वहाँ पर मिलते हैं, पंजाबी आपको ज़्यादातर साइड पे। इंडिया में आप जाओगे, अगर आप इंडिया में चले जाओ, तो इंडिया के अंदर आपको पता है, इंडिया के अंदर जो उनके बहुत एक्सट्रीम वेस्ट ईस्ट साइड पे जो सूबे हैं, मतलब जो बांग्लादेश के भी ईस्ट में, आसाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन कंट्रीज़ पर अगर कभी, अगर इन सूबों में अगर कभी टीवी वगैरह में देखा हूँ उनके बारे में, फुल चाइनीज़ जैसे लोग वहाँ पर रहते हैं, फुल चाइनीज़ रहते हैं, लेकिन बोलते हैं हिंदी हैं। अगर आपने वो सलमान खान की ट्यूबलाइट फिल्म देखी है, ट्यूबलाइट, उसमें वो आर्मी में जाना चाहता है वो, लेकिन नहीं जा पाता, उसका पाँव जो है वो फ्लैट होता है, दैट्स वाई, है ना, ट्यूबलाइट फिर उसको सब बोलते हैं। तो ट्यूबलाइट फिल्म के अंदर उसमें वो जो दुश्मनी रख लेता है, वो चाइनीज़ लोग से बड़ा, चाइना से तो हटती है, अब तो आधा समझ में आ रहा है कि चाइना से क्यों हटती है इंडिया की। ठीक है, ट्यूबलाइट फिल्म में समझ में नहीं आता, तब समझ में आ रहा है क्यों हटती है इंडिया की चाइना से। तो वो जो चाइनीज़ से उनकी फुल वो हट रही होती है। ठीक है, तो वो सलमान खान चाहता है उनको जान से मार दे और भगा दे उनको अपने इलाके से। तो फिर जब वो जाते हैं वहाँ पर उनके घर पर, तो वो बिल्कुल उससे उर्दू में बात करते हैं, हिंदी में। वो कहते हैं कि हम इंडियंस ही हैं, लेकिन हम फला जगह के रिहायशी हैं। तो इंडिया के अंदर भी जाओगे तो जो बॉर्डर से, चाइना बॉर्डर से जो पार्ट मिले है ना इंडिया का, वो फुल वहाँ पर चाइनीज़ जैसे फिजिकल फीचर्स वाले लोग वहाँ पर होते हैं। बोलते हैं इंडियन है, होते हैं चाइनीज़ हैं, चूँकि बिल्कुल सेम इसी तरह से। इतनी से एग्जाम्पल देकर मैं ये बताना चाह रहा था कि जगह बॉर्डर में जो एलिमेंट्स हैं ना, वो जो हाइड्राइड बनाएंगे उनके प्रॉपर्टीज़ दोनों जैसी होंगी, उनकी प्रॉपर्टी कोवलेंट जैसी भी होगी, मेटेलिक जैसी भी होगी। तो वजह ये है, तो सिंपल इट्स अ ट्रिक्स हम याद रख सकते हैं। सिंध और राजस्थान